इस वीडियो में हम लोग एक अत्यंत ही असामान्य बीमारी कॉन्जेनाइटल इक्थियोसिफॉर्म एरिथ्रोडर्मा, जिसे CIE बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, या इसी का दूसरा नाम होता है नॉन बुल्लस कॉन्जेनाइटल इक्थियोसिफॉर्म एरिथ्रोडर्मा के बारे में बात करेंगे। तो ये बीमारी इतनी असामान्य है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 1 लोगों को ये बीमारी अफेक्ट करती है, 2 लाख से 3 लाख लोगों में से 1 को। मतलब इतनी ये असामान्य बीमारी है। लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है। बीमारी थोड़ा खराब रूप में देखी जाती है। इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट बीमारी हो जाती है जो कि बच्चे के जीवन पे बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव डालती है। इसमें जो बच्चा होता है, जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा एक झिल्ली में बंद पैदा होता है। जैसा लगेगा कि किसी ने प्लास्टिक में पैक करके बच्चे को ले आया है। मतलब कि एक प्लास्टिक बिल्कुल पॉलीथीन जैसी एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो बच्चे के चारों तरफ पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है कोलाइडियन मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है ये स्किन में गड़बड़ी के कारण बनता है। तो इस परेशानी में बच्चे में तो पॉलीथीन जैसा छिलका मिला, और वो छिलका जो होता है कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में वो स्किन से अलग हो जाता है और स्किन में पूरी लाली छोड़ जाता है, पूरा रेड रैश, पूरा लाल। जो नवजात शिशु है वो पूरा लाल दिखता है, रेड कलर का दिखता है, जिसको बोला जाता है एरिथ्रोडर्मा। और इस लाली के साथ में हल्के हल्के भूसे जैसे स्केल्स होते हैं, जैसे कि उस पर बिल्कुल पतले पतले बारीक से भूसे जैसे स्केल चिपके हुए स्किन पे देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि इस परेशानी में जो बच्चे के शरीर पे फफोले या छाले नहीं बनते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एपिडर्मोलिटिक हाइपरकेरोटोसिस में, उसमें सेम तरह से परेशानी पैदा होती है, लेकिन उसमें फफोले झलके देखने को मिलते हैं, छाले देखने को मिलते हैं। इसमें छाले नहीं देखने को मिलते हैं। और इसमें बच्चे को और भी दूसरी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि उसके नाक का डेवलपमेंट, कान का डेवलपमेंट अच्छा ना हो, जो कार्टिलेज है उसकी एट्रोफी हो। इसके अलावा उसके हथेली तलवे की स्किन मोटी हो गई हो, जिसे पामो प्लांटर की रेटोडर्मा बोला जाता है। नाखून की डिस्ट्रॉफी हो गई हो, जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं उसमें भी परेशानी हो गई हो, जिससे कि पसीना वाला जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। और चूंकि बच्चा एरिथ्रोडर्मा में, मतलब एक तरह से ऐसे समझें कि पूरी स्किन जो है, पूरी स्किन डैमेज्ड है, तो उसकी वजह से तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। जैसे स्किन छिली हुई है, ऐसे समझें। स्किन छिली हुई होगी तो स्किन पे इन्फेक्शन होने का चांस होगा। स्किन पे इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन खून के अंदर जा सकता है। इसके अलावा छाती में इन्फेक्शन हो सकता है। खून में इन्फेक्शन होगा तो उसको सेप्टिसिमिया बोला जाता है। और खून में इन्फेक्शन हो गया तो वो जान को भी ले सकता है। इसीलिए काफी बच्चे इस बीमारी से डेड भी हो सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है इस परेशानी से, यदि इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो। मतलब कि एक डेडली डिजीज है ये। इसके अलावा चूंकि स्किन जो है उसका सरफेस छिला हुआ है, इस वजह से जो टेम्परेचर मैकेनिज्म है बच्चे का वो पूरी तरह बिगड़ जाता है, और बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में चला जाता है, और हाइपोथर्मिया से अगेन बच्चे की डेथ हो सकती है। इसके अलावा जो स्किन चूंकि पूरी तरह से डैमेज है, तो स्किन से पानी का लॉस हो सकता है। अब पानी का जब लॉस होगा तो शरीर में पानी की कमी होगी। शरीर में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम पोटेशियम, उनका भी मैकेनिज्म खराब हो सकता है। और उसके मैकेनिज्म के खराब होने से मल्टीपल ऑर्गन जो होते हैं वो फेल कर सकते हैं। मल्टी ऑर्गन फेल्योर जिसे बोला जाता है, और उससे अगेन बच्चे की डेथ हो सकती है। मतलब कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है यदि टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया गया। यदि सही समय रहते नहीं यदि इंटरवेंशन किया गया तो बहुत सारे कारणों से डेथ हो सकती है। अब प्रॉब्लम यहीं पे नहीं खत्म होती है। जैसे शुरुआती फेज को बच्चा क्रॉस कर गया तो उसके बाद बीमारी के हल्के होने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। और एक रिसेंट का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा कि एक साल का बच्चा था, उसकी मदर गांव की रहने वाली थी, और वो समहाउ किसी, मतलब प्रकृति का ये कह सकते हैं कि देन था कि वो शुरुआती फेजेस को सह ले गया बच्चा, और उसका इलाज बिल्कुल ही अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब वो 1 साल का हो गया था, लेकिन गांव के डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा रहे थे उस बच्चे को, और वो इंजेक्शन था स्टीरॉयड का इंजेक्शन। और उस स्टीरॉयड इंजेक्शन की वजह से उसका बॉडी, उसका फेस पूरी तरह से स्वेल कर गया था। वो बच्चा बिल्कुल क्राइसिस में, एक जो शुरुआती फेज था उसको सह ले गया था उसका शरीर, लेकिन बाद के फेजेस में वो जटिल कठिनाई वाले परिस्थिति में पड़ गया था गलत उपचार के कारण। यदि उस बच्चे को सही उपचार मिलता, जो कि काफी लेट में फेज में आया, तो वो बच्चा पूरी तरह से अच्छे कंडीशन में मिलता।
लेकिन अभी भी पेरेंट्स की भी थोड़ी मजबूरी थी या दिक्कत थी, जिस भी कारण से पैसे की क्राइसिस थी, कि वो ट्रीटमेंट को अभी भी हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और शायद गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी, या किसी भी कारण से उसका अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है, और यदि सही से नहीं इलाज हो पाया तो फिर उसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। तो ये जो परेशानी है, एक खतरनाक प्रॉब्लम है, और इसमें डॉक्टर का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि ये परेशानी होती कैसी है? तो ये जो परेशानी है, ये होती है तमाम तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से। मतलब कि एक तरह से ये आनुवंशिक बीमारियों की कैटेगरी में आता है, जिसमें तमाम तरह के जीन्स होते हैं, वो जीन सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें म्यूटेशन हो चुका है। इस वजह से स्किन के लेयर्स अच्छे से नहीं बन रहे हैं और परेशानी पैदा हो जा रही है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसके डायग्नोसिस का, इसका कैसे पता चला कि यही बीमारी है। तो ये जो बीमारी है, जो प्राइमरी प्रेजेंटेशन इसका होता है कि पूरी स्किन लाल पड़ गई, रेड हो गई, और भूसे जैसे स्केल्स छूटने लगे, पपड़ी छूटने लगी। तो ऐसी प्रेजेंटेशन तमाम तरह की बीमारियों में हो सकती है। तो डॉक्टर जो होता है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और तमाम बीमारियों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है। हालांकि बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके आधार पर बीमारियों को पता लगाया जा सकता है क्लियरली कि चमड़ी को लाल करने वाली फला बीमारी है कि फला बीमारी है। लेकिन यूजुअली अपने देश में फिर से पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है कि जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट अधिकांश पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है काफ़ी लंबे समय तक। मतलब डॉक्टर के सामने भी कंफ्यूजन बना रहता है, तो वो एरिथ्रोडर्मा के लाइन पे मैनेज करता है इन बीमारियों को, रैदर देन स्पेसिफिक डिजीज पकड़ करके। क्योंकि डॉक्टर्स को भी जांच की जरूरत पड़ती है, यदि जांच नहीं करवा पाता है मरीज तो डॉक्टर के सामने भी मुसीबत रहती है कि कौन सी बीमारी है। इस तरह से ये प्रॉब्लम फंसता है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका ट्रीटमेंट का। तो इसका ट्रीटमेंट, जो जो नवजात शिशु पैदा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो नियोनेटल आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में होना चाहिए, जहाँ पर तमाम डॉक्टर्स, तमाम जो लोग हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, तमाम विशिष्ट उपकरण हैं, उनके प्रेजेंस में इसका बच्चे का उपचार होना चाहिए। जैसे गर्म करने वाली मशीन होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो टेम्परेचर लूज हो रहा है तो वो टेम्परेचर हैंडल किया जा सके। बच्चे का जो शरीर से पानी लूज हो रहा है तो पानी की व्यवस्था, जैसे कि तमाम तरह के फ्लूइड्स हैं, उससे डॉक्टर इसको हैंडल करता है। इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक देता है। तो यदि प्रॉपरली हैंडल किया जाए तो ये बच्चे सारे सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं। मतलब कि ये जो डेथ है उस प्रिवेंटेबल डेथ है, मतलब कि इसे बचाया जा सकता है यदि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए तो। इसी तरह से मॉइस्चर को, जो स्किन से मॉइस्चर लॉस हो रहा है, उस मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, उस मॉइस्चर को बचाने के लिए तमाम तरह के इमोलिएंट्स का उपयोग किया जा सकता है। तो इमोलिएंट्स में डॉक्टर जो होता है लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, यूरिया, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, इस तरह के इमोलिएंट्स को विशेष कॉन्सेंट्रेशन में, विशेष प्रोपोर्शन में, ऐसे नहीं कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन उठा के लगा दिया। बच्चे की स्किन बहुत मुलायम है, बिल्कुल ही थिन है, फ्रेजाइल है, तो बहुत ही ध्यान से विशेष कॉन्सेंट्रेशन में ही डॉक्टर निर्धारित करता है, और उन क्रीम से बॉडी का मॉइस्चर रिटेन करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। कुछ दवाइयों का उपयोग भी डॉक्टर्स इसमें उपयोग में लाते हैं, जैसे कि रेटिनॉइड नाम की एक दवाई होती है, उसमें एसिट्रेटिन नाम की एक दवाई होती है, जो कुछ मरीजों में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है रिसर्च में, और डॉक्टर्स उपयोग भी इसका काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो ये जो दवाई है, ये दवाई लगभग 0.5 to 0.7 मिलीग्राम पर केजी वेट पर यूज की जाती है। हालांकि डॉक्टर इसका डोज कम भी दे सकता है, विशेष परिस्थितियों में 1 mg या 2 mg तक के डोज को भी लेकर के जाता है। तो जैसे जैसे शुरुआती फेजेस को बच्चा क्रॉस कर लेता है तो जो डेथ वाली पॉसिबिलिटी है, मृत्यु वाली पॉसिबिलिटी है, वो कम होती जाती है, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तरफ बच्चा मूव करने लगता है। तो शुरुआती फेज बड़ा क्रिटिकल है, बाद वाले फेजेस में जो होता है डेथ की उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि इसको जड़ से ठीक करने की, इस बीमारी का उपचार नहीं है। जैसे हमने जितनी भी दवाइयाँ, जितने भी चीज़ों की बात की है, वो सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे है। मतलब कि चीज़ों को आप किसी तरह से रास्ते पे ला रहे हैं, इसको जड़ से ठीक करने के लिए अभी भी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, कोई भी ऐसी दवाई उपलब्ध नहीं है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन को करेक्ट कर दे। तो ये चीज़ ध्यान देना है। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर ये कंक्लूजन निकलेगा कि ये बीमारी को हैंडल कर सकते हैं यदि डॉक्टर, यदि बच्चे को सही प्रॉपर टाइमली इलाज मिल जाए तो उसकी लाइफ बच सकती है।
हालांकि जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रहा है तो धीरे धीरे साइंस विज्ञान जो है, जो आनुवांशिक बीमारियां हैं उनको भी ठीक करने की राह पर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे अब एक दो आनुवांशिक बीमारियां हैं जिन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो इस वजह से जो जेनेटिक डिजीजेज हैं उनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रहा है आने वाले समय में। मतलब कि जो विज्ञान है वो बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है कुछ आने वाले सालों में। थैंक यू।